नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास किताब के कुछ खास हिस्से हैं, उसके मुख्य विचार हैं और कोशिश करेंगे कि उनमें जो सबक छुपे हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये किताब ना एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है कि भाई दो लोग हैं, एक जैसी पढ़ाई, एक जैसी मेहनत, सब कुछ एक जैसा, पर आगे चलकर उनकी आर्थिक हालत इतनी अलग क्यों हो जाती है? हाँ, एक संघर्ष ही करता रह जाता है और दूसरा अमीर बन जाता है। वही। और ये सब असल में सोच का फर्क है, मानसिकता का खेल है। सही बात है। वो जो कहानी है अमीर डैड और गरीब डैड की, एक पिता खूब पढ़े लिखे PhD पर हमेशा पैसों की तंगी, और दूसरे जिन्होंने शायद स्कूल भी पूरा नहीं किया, वो करोड़पति बन गए। ये कॉन्ट्रास्ट ही सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई जो हम पढ़ते हैं स्कूलों में वो आर्थिक सफलता की गारंटी है? यही तो पॉइंट है। जो गरीब डैड थे उनकी सलाह क्या थी? बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, कोई सेफ सी नौकरी पकड़ लो, सुरक्षित रहो। ये सलाह हम में से ज्यादातर ने सुनी अपने घरों में, है ना? हाँ, बिल्कुल। सरकारी नौकरी मतलब जिंदगी सेट, ये तो बहुत कॉमन है। ये वही गरीब डैड वाली सोच हुई, सुरक्षा पहले। बिल्कुल। लेकिन जो अमीर डैड थे उनका मंत्र एकदम अलग था। वो कहते थे पैसों को समझो, ये सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। नौकरी के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे भगाओ। ये बिल्कुल सोच का जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क सिर्फ नौकरी तक नहीं था, शायद पैसा बचाने और खर्च करने को लेकर भी था। हाँ, गरीब डैड वो पैसे बचाने पर बहुत जोर देते थे, जो कि देखिए बुरी बात नहीं है, बचत जरूरी है। लेकिन अमीर डैड कहते थे सिर्फ बचाना काफी नहीं है, पैसे को बढ़ाना सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो, ऐसी चीजें बनाओ जो पैसा कमा कर दें, संपत्ति बनाओ। अच्छा, और रिस्क, जोखिम लेने के बारे में क्या सोचते थे दोनों? गरीब डैड तो कहते थे भाई रिस्क से बचो, दूर रहो, सुरक्षित चलो। हाँ। जबकि अमीर डैड का मानना था कि असल जोखिम तो कोई जोखिम न लेने में है। वो कहते थे अरे वही गिरोगे, पैसा डूबेगा, पर वही तो सीखने की कीमत है। गलतियों से सीखो। बिल्कुल। और यही सोच शिक्षा पर भी थी। एक के लिए अच्छी डिग्री सब कुछ थी, दूसरे के लिए वो डिग्री ठीक है पर उससे ज्यादा जरूरी है पैसे की समझ, यानी जो आजकल कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम सब अपनी जिंदगी में कौन सी सोच ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चाहते तो अमीर बनना है पर अनजाने में चल रहे हैं गरीब डैड के रास्ते पर? और इसी सवाल से जुड़ा है उनका पहला और शायद सबसे बेसिक सबक, पैसों के लिए काम मत करो। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? हम सब तो काम पैसों के लिए ही करते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन अमीर डैड का पॉइंट ये था कि अगर आप जिंदगी भर सिर्फ तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए मेहनत करते रहोगे तो आप एक जाल में फंस गए हो, जिसे वो कहते थे रैट रेस, चूहे की दौड़। अच्छा, वो रैट रेस। हाँ, यहाँ पर ना एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फर्क समझना बहुत जरूरी है। नौकरी से जो पैसा आता है वो एक्टिव इनकम है, आप काम करते हैं तो पैसा मिलता है। काम बंद तो पैसा बंद। एग्जैक्टली, काम बंद पैसा बंद। और पैसिव इनकम वो क्या हुई? पैसिव इनकम वो है जो आपके बिना लगातार काम किए भी आती रहे। एक बार आपने सिस्टम बना दिया या कुछ इन्वेस्ट कर दिया, फिर वो पैसा कमा कर देती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई घर किराए पर दे दिया, हाँ, किराया आता रहेगा। या आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो डिविडेंड मिलता रहेगा। या मान लीजिए आपने कोई किताब लिख दी, उसकी रॉयल्टी आती रहेगी। आजकल जैसे YouTube चैनल या कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया, उससे भी कमाई हो सकती है। बिल्कुल, ये सब पैसिव इनकम के उदाहरण हैं। तो अमीर डैड का कहना था कि सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर मत हो। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो कली। अच्छा नहीं, पर नौकरी करते हुए भी या अपना बिजनेस करते हुए भी ऐसे रास्ते बनाओ जहां से पैसिव इनकम आए, आय के और स्रोत बनाओ। ये सोचने वाली बात है। अगर कल को किसी भी वजह से जो मेन कमाई का जरिया है वो बंद हो जाए तो कोई कितने दिन तक चल पाएगा? सही सवाल। पैसिव इनकम आपको वो एक तरह से सेफ्टी नेट देती है, वो आर्थिक स्वतंत्रता देती है, और यही पहला कदम है उस रैट रेस से बाहर निकलने का, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे। और ये पैसिव इनकम वाली बात जो है वो सीधे हमें दूसरे बड़े सबक पर ले आती है, जो शायद इस पूरी किताब का सार है या दिल कह सकते हैं। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। और अमीर डैड की परिभाषा इतनी सीधी है, इतनी सरल है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जेब में पैसा डाले, ठीक है। और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है।
बस इतना ही। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, पर शायद असल जिंदगी में इसे पहचानना उतना सीधा नहीं होता। जैसे हम सबका सपना होता है अपना घर, उसे तो हम सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। हाँ, और यहीं पर कियोसाकी की सोच हमारी पारंपरिक सोच से टकराती है। वो कहते हैं अगर आपने घर लोन पर लिया है, ठीक है, और हर महीने उसकी ईएमआई जा रही है, उसका मेंटेनेंस का खर्चा है, प्रॉपर्टी टैक्स है, मतलब आपकी जेब से पैसा जा रहा है। हाँ, जा तो रहा है। तो कियोसाकी के हिसाब से वो घर आपकी लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ओह, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। लेकिन अगर उसी घर को आप किराए पर उठा दें और उससे जो किराया आ रहा है वो आपकी ईएमआई और बाकी खर्चों से ज्यादा है, तो फिर वो जेब में पैसा डाल रहा है। एग्जैक्टली। तब वो एसेट बन गया। समझ रहे फर्क? हाँ, समझ रही हूँ। मतलब चीज खुद में एसेट या लायबिलिटी नहीं है, उसका इस्तेमाल उसे बनाता है। जैसे कार। बिल्कुल वही लॉजिक। अगर कार आपने अपने आने जाने के लिए ली है, लोन पर है, पेट्रोल का खर्चा, बीमा, सर्विस, जेब से पैसा जा रहा है, हाँ, तो लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी। पर अगर उसी कार को आपने मान लीजिए टैक्सी की तरह चलवा दिया या किसी बिजनेस के काम में लगा दिया जिससे कमाई हो रही है, तो वो एसेट बन सकती है। अच्छा, मतलब महंगा वाला फोन अगर सिर्फ दिखाने के लिए लिया है ईएमआई पर, तो वो लायबिलिटी। लेकिन अगर उसी फोन से आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो वो एसेट बन सकता है। परफेक्ट। यही पॉइंट है, और यही चीज लोन पर भी लागू होती है। अगर आपने पर्सनल लोन लिया घूमने फिरने के लिए या शादी के लिए, तो वो सीधी सीधी लायबिलिटी है, उसका कोई रिटर्न नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आपने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया और उस बिजनेस से इतना कमा रहे हैं कि लोन की किस्तें भी जारी हैं और मुनाफा भी बच रहा है, तो वो एक तरह का अच्छा कर्ज है, वो एसेट बनाने में मदद कर रहा है। तो मतलब हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हमारी जिंदगी में एसेट ज्यादा है या लायबिलिटीज? हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा बनाने वाली चीजों में या पैसा खाने वाली चीजों में? बिल्कुल, ये आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। और ये एसेट लायबिलिटी की समझ के बाद जो तीसरा सबक आता है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन का, मतलब वित्तीय साक्षरता। इसकी बात पहले भी हुई थी थोड़ी। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है। कियोसाकी इस बात पर मतलब बार बार जोर देते हैं कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है, वो हमें प्रोफेशनल्स बनना तो सिखाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अकाउंटेंट। हाँ, नौकरी के लिए तैयार करता है। नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसा असल में काम कैसे करता है, निवेश क्या होता है, ये टैक्स वैक्स का चक्कर क्या है, ये सब चीजें हमें स्कूल में कौन सिखाता है? कोई नहीं। सही बात है। अमीर डैड का यही मानना था कि अगर अमीर बनना है तो पैसे का ज्ञान वो स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। गरीब डैड तो खुद इतने पढ़े लिखे थे, पर पैसे के मामले में हमेशा परेशान रहे। बचता है उस पर टैक्स देता है। ये सब कानूनी तरीके हैं, पर इनकी जानकारी कहाँ से आएगी? फाइनेंशियल एजुकेशन से। वहीं से, पैसे की समझ से। और निवेश का भी शायद यही मामला है। अगर जानकारी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, या तो पैसा बैंक में पड़ा रहता है या एफडी करा दी जहाँ रिटर्न बहुत कम मिलता है, या फिर ऊंची ब्याज दरों पर लोन ले लेते हैं, मतलब लायबिलिटी बढ़ाते जाते हैं। सही। जबकि जिसे समझ है वो देखेगा कि भाई इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड क्या है, रियल एस्टेट में कहाँ मौका है, या अपने बिजनेस में ही पैसा लगाकर उसे कैसे बढ़ाएं, मतलब एसेट कैसे बनाएं। और इस समझ की कमी का नतीजा क्या होता है कि लोग अच्छी खासी तनख्वाह कमाते हुए भी शायद 60 साल की उम्र तक भी कर्जे ही चुकाते रहते हैं। बिल्कुल, वो पैसे की खेल को कभी समझ ही नहीं पाते। अब दुनिया के जितने भी कामयाब अमीर लोगों को देखें, वो सिर्फ अपनी डिग्री या नौकरी के दम पर वहां नहीं पहुंचे। उनमें पैसे की समझ थी, उसे सही जगह लगाने की काबिलियत थी। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हमारी पढ़ाई हमें नौकरी के लिए तो बढ़िया तैयार कर देती है, पर क्या वो हमें आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए तैयार करती है? शायद जवाब नहीं है। और इसी पैसे की नासमझी की वजह से लोग अक्सर चौथे जाल में फंसते हैं, जिसे कियोसाकी ने कहा रैट रेस। तो सबक नंबर 4, इस रैट रेस से बाहर निकलो। ये रैट रेस मतलब वही चूहे वाली दौड़ जो गोल चक्कर में भागता रहता है पर पहुंचता कहीं नहीं। बिल्कुल वही। आर्थिक दुनिया में इसका मतलब है सिर्फ सैलरी पर जीना। महीना शुरू हुआ, तनख्वाह आई, हाँ, उससे सारे बिल भर दिए, घर का किराया या ईएमआई दे दी, क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दिया, बच्चों की फीस, और महीने के आखिर में हाथ खाली। फिर अगली तनख्वाह का इंतजार। और ये चक्र चलता रहता है। चलता ही रहता है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही सैलरी बढ़ती है या प्रमोशन मिलता है तो क्या होता है? खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हाँ, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया और महंगी जगह छुट्टियों पर जाने लगे। बिल्कुल। तो नतीजा क्या हुआ?
आमदनी बढ़ी पर खर्चे उससे भी ज्यादा बढ़ गए। तो आप उसी रैट रेस में ही दौड़ रहे हैं, बस अब पहिया थोड़ा बड़ा हो गया है, पर हैं आप अभी भी उसी चक्कर में। ये तो इतना जाना पहचाना है, हर महीने के आखिर में सोचना यार पैसा गया कहाँ सब। ये शायद रैट रेस का ही एक लक्षण है। बिल्कुल। और यहाँ फिर वही सोच का फर्क आ जाता है। क्या? गरीब सोच क्या कहती है? जब ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा खर्च करूंगा। अमीर सोच क्या कहती है? जब ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरा पैसा मेरे लिए और पैसा कमाए, ताकि वो पैसिव इनकम बने। एग्जैक्टली। रैट रेस से बाहर निकलने का तरीका वही है जो हमने पहले बात की। एसेट बनाओ, पैसिव इनकम के स्रोत खड़े करो। जिस दिन आपकी पैसिव इनकम, मतलब वो इनकम जो आपके बिना काम किए आ रही है, आपके महीने के कुल खर्चों से ज्यादा हो जाएगी, उस दिन आप आजाद हैं। उस दिन आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। उस दिन आप रैट रेस से बाहर हैं। लेकिन ये जो एसेट बनाने की बात है या पैसिव इनकम बनाने की, इसमें अक्सर रिस्क तो होता ही है ना? और यहीं पर शायद 5वां सबक आता है, रिस्क लेने की हिम्मत। बिल्कुल। ये फिर से वही अमीर डैड बनाम गरीब डैड वाली सोच है। गरीब डैड, भाई सेफ चलो, कोई जरूरत नहीं है पंगे लेने की, पैसा मत डुबा देना, हाँ, जितनी चादर उतने पैर पसारो टाइप की बात। और अमीर डैड, वो कहते थे जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। वो कहते थे सीखो, समझो और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लो। ये कैलकुलेटेड रिस्क क्या है? मतलब सोच समझ कर उठाया गया जोखिम। हाँ, अंधेरे में तीर चलाना नहीं। जैसे मान लीजिए आपको नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना है, या ये एक बड़ा रिस्क है। बिल्कुल है। लेकिन अगर आप पहले पूरी रिसर्च करते हैं, मार्केट को समझते हैं, एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, शायद शुरुआत में छोटे लेवल पर शुरू करते हैं, तो ये हुआ कैलकुलेटेड रिस्क। या जैसे शेयर मार्केट है, बिना सोचे समझे किसी के कहने पर पैसा लगा दिया, वो तो जुआ हो गया। हाँ। लेकिन अगर आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क है। रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद भी तो अपने पहले बिजनेस में, वो कॉमिक बुक वाले में, पैसे खोए थे। हाँ, पर उन्होंने उसे हार नहीं माना। उन्होंने उसे कहा ये सीखने की फीस थी। बिजनेस कैसे नहीं चलाना है, ये सीखने की फीस। उन्होंने उन गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो फेल होने से, हारने से बहुत डरते हैं। जहाँ रिस्क लगभग नहीं के बराबर है, वो फिर ठीक नहीं है। देखिए, ठीक नहीं है कहना शायद सही ना हो, वो सुरक्षित हैं, पर अक्सर उनका जो रिटर्न होता है वो महंगाई को भी नहीं हरा पाता, इन्फ्लेशन रेट से भी कम होता है। तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा होता है। अच्छा, वैल्यू कम हो रही है। हाँ, उसकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। अगर आपको वाकई संपत्ति बनानी है, अमीर बनना है, तो आपको ऐसे निवेश विकल्पों की तरफ देखना होगा जहां रिस्क थोड़ा ज्यादा है पर साथ ही बेहतर रिटर्न की संभावना भी है। रिस्क को मैनेज करना सीखना होगा, उससे भागना नहीं। ये बात समझ आती है। तो जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, समझदारी से। और ये सारी बातें हमें छठे और आखिरी सबक की तरफ ले जाती हैं, वो है पैसिव इनकम का महत्व। इसकी बात हमने बीच बीच में की है, पर इसे अलग से समझना भी जरूरी है। हाँ, इसे दोबारा एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है। अमीर डैड के लिए असली अमीरी का जो पैमाना था, वो यही था कि आपकी पैसिव इनकम कितनी है। आपके पास कितनी संपत्ति है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि वो संपत्ति आपके लिए कितना पैसा कमा कर ला रही है। बिल्कुल। और वो भी तब जब आप सो रहे हैं या छुट्टी मना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। जैसे वो घर का किराया, शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड, किसी बिजनेस का प्रॉफिट जो आपके रोजमर्रा के शामिल हुए बिना भी चल रहा है, रॉयल्टी इनकम, ये सब पैसिव इनकम है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि धीरे धीरे आपकी ये पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि वो आपके महीने के सारे खर्चों को कवर कर ले, और उससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छा। बिल्कुल, वही तो असली वित्तीय स्वतंत्रता है। कियोसाकी का यहाँ तक मानना था कि जब तक आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर जी रहे हैं, मतलब जब तक आप खुद काम करके ही पैसा कमा रहे हैं, तब तक आप अमीर हैं ही नहीं। चाहे आपकी सैलरी लाखों में क्यों ना हो, आप बस एक ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, पर शायद ये हमें जगाने के लिए है, सोचने पर मजबूर करने के लिए है। और कियोसाकी ने ये सब सिर्फ कहा नहीं, अपने जीवन में देखा भी। उनके अपने अनुभव यही दिखाते हैं। हाँ, उन्होंने अपने दोनों पिताओं से सीखा। एक तरफ पढ़े लिखे, सुरक्षित रास्ते पर चलने वाले पिता जो आर्थिक रूप से हमेशा चिंतित रहे, दूसरी तरफ कम पढ़े लिखे पर पैसे के खेल को समझने वाले अमीर डैड जिन्होंने रिस्क लिया, एसेट्स बनाए और पैसे को अपने लिए काम पर लगाया। और कियोसाकी ने खुद भी तो पहले गरीब डैड की तरह सोचा था, है ना? पढ़ाई, नौकरी, पर फिर अमीर डैड के असर से
उन्होंने वो कॉमिक बुक लाइब्रेरी वाला छोटा सा बिजनेस शुरू किया। हाँ, वहीं से शुरुआत हुई। गलतियां भी की, जैसा आपने कहा, पैसे भी खोए, पर सीखा कि कैसे एक आइडिया को बिजनेस में बदलना है, कैसे लोगों को काम पर रखना है, कैसे हिसाब रखना है, और धीरे धीरे उनका फोकस एसेट बनाने पर शिफ्ट होता गया। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमारी सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे सही तरह से ट्रेन किया जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत बना सकता है। बिल्कुल। और एक और बात जो वो कहते हैं, बिना वित्तीय समझ के पैसा हाथ में आते ही चला जाता है। मतलब पैसा होना काफी नहीं है, पैसे की समझ होना जरूरी है। ये दोनों बातें ही शायद पूरी किताब का निचोड़ है। पैसा कमाना एक स्किल है, मान लिया, लेकिन उस पैसे को संभालना, उसे इन्वेस्ट करना, उसे बढ़ाना और उसे अपने लिए काम पर लगाना, ये बिल्कुल अलग स्किल सेट है और ज्यादा जरूरी स्किल सेट है। बिल्कुल। और ये स्किल आती है फाइनेंशियल लिटरेसी से, पैसे की समझ से। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो ये 6 मुख्य सबक हैं जो रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है और जिन्हें हर किसी को अपनी आर्थिक सोच को बेहतर बनाने के लिए अपनाना चाहिए। पहला, सिर्फ पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। मतलब एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम पर फोकस। बिल्कुल। दूसरा, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। एसेट वो जो जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो जो निकाले। हमेशा एसेट खरीदने पर जोर दो, लायबिलिटी कम करो। सही है। तीसरा सबक, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करो। स्कूल की पढ़ाई के अलावा निवेश, टैक्स, अकाउंटिंग, पैसे के काम करने के तरीके को समझो। चौथा, रैट रेस से बाहर निकलो। सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो और आमदनी बढ़ने पर खर्चे बढ़ाने के जाल से बचो, निवेश बढ़ाओ। गुड। पांचवा, रिस्क लेने से डरो मत। हार को सीखने का हिस्सा मानो और सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लो। और छठा और आखिरी, पैसिव इनकम के स्रोत बनाओ। लक्ष्य रखो कि आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। बहुत बढ़िया। और इन सब का सार निचोड़ शायद यही है कि पैसा एक बहुत अच्छा नौकर है पर बहुत बुरा मालिक। वाह, ये बहुत अच्छी लाइन है। चुनाव हमारा है कि हम उसे अपना नौकर बनाते हैं या जिंदगी भर उसके गुलाम बने रहते हैं। बिल्कुल। और ऐसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद वो कौन सा सिर्फ एक छोटा सा ठोस कदम हो सकता है जिसे कोई भी इसी हफ्ते उठा सकता है? कोई ऐसा एक्शन जो सिर्फ एक अच्छा विचार न रह जाए, बल्कि किसी की आर्थिक यात्रा में एक वास्तविक बदलाव की शुरुआत करे। इस पर जरूर सोचिएगा।